चलो लिखो, लिखिए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। हेडिंग दो। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक महत्वपूर्ण है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो? एक बार क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लिखो, पहले उससे बात करेंगे। एक बार क्वेश्चन आ गया, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना क्या क्वेश्चन पूछा है सबको काम देगा। ठीक है, क्वेश्चन है, उसके बाद हम बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड। सिक्का फेंक रहे हैं, ठीक है, टॉस्ड रिपीटेडली, मतलब फेंक रहा है। और क्या, कितना बार फेंक रहा है पता नहीं। इफ टेल अपीयर्स ऑन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में आ गया टेल, फर्स्ट टॉस, टेल अपीयर्स ऑन फर्स्ट टॉस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग हेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग हेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग हेड ऑन फिफ्थ टॉस। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कोई बताएगा अंदाज लगा करके? प्रभु जी नमस्ते। क्या दिमाग बोलता है तुम्हारा? कुछ बोल रहा है और कुछ बोल रहा है तुम लोग का? हाँ ठीक, बिल्कुल आंसर से जी क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन बैंक आंसर हाफ। तुम सिक्का फेंको, पहले टॉस में क्या आया उसका क्या मतलब है पांचवें टॉस से? नहीं समझ रहे हो? ये तो बेवकूफ बनाने के लिए लिखा गया, नहीं समझ रहे बात। पहले टॉस में टेल आने का हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो 10वें टॉस में क्या 4/5 हो जाएगा? पहले टॉस और दूसरा टॉस में कोई है क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं? अगर पहला एक्सपेरिमेंट से मतलब रखेगा अगला एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे इवेंट। नहीं समझ रहे बात? अगर हम दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पहले एक्सपेरिमेंट पे अपना अगला एक्सपेरिमेंट डिपेंड कर जाए, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए, ठीक, तो क्या बोलेंगे उसको? डिपेंडेंट इवेंट है वो अगला वाला। समझ रहे बात? लेकिन अगर हम बार बार टॉस कर रहे हैं तो हर अगला टॉस अपने पिछले वाले टॉस से क्या मतलब रखेगा? क्या मतलब है? समझ रहे बात? तो वहां पे वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब आंसर कितना रह जाएगा? ये पूछा हुआ क्वेश्चन। जो भी एकदम बेसिक बात नहीं सोचेगा तो दूसरा चीज मारेगा, वो सोचेगा ये क्यों पूछा, 1/2 थोड़ी होगा आंसर, कुछ ना कुछ होगा इसमें जरूर, जादू कुछ। ठीक है, तो दूसरा मारो, उसमें 1/2 लिखा रहेगा, बोला ये तो नहीं ही होगा, इसको काटो, बच गए 3। अब 3 में ABCD ऐसे करो, ABC एक में उंगली जाएगा, उसको मारो। समझ रहा? तो फर्स्ट टॉस में हेड टेल में से क्या आया उसका कोई मतलब नहीं है अगला टॉस से, अगला टॉस से। सब टॉस का अलग अलग बात है। टॉस कर रहे हैं तो क्या मतलब है, पहला टॉस पे क्या? तो इस क्वेश्चन से हमको इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट के बारे में थोड़ा सा मालूम चला कि अगर हम कई बार करते हैं कोई काम, कुछ भी एक्सपेरिमेंट, अगर मान लो अगला वाला पिछले वाले पे डिपेंड करता है तो फिर उसको डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे, नहीं करेगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। जैसे मान के चलो, इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख ली सब लोग, ठीक है? क्वेश्चन लिखना है। जैसे मान के चलो कि अपने पास ये एक बक्सा है, इसमें दो बॉल ब्लू है और मान लो 3 बॉल रेड है। ये बॉल है, ठीक?
अब इसमें अगर हम तुमसे पूछें कि ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2/5, क्योंकि 2 गो ब्लू बॉल है, टोटल 5 है, ठीक है। तो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इसमें कितना है, 2/5, ठीक। अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, रिप्लेसमेंट मतलब वापस नहीं कर रहे बॉल निकाल लिए, वो ब्लू निकल गया, ठीक है। तो बक्सा में क्या बच गया, एक ब्लू और 3 रेड। अब ब्लू बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। तो डिपेंड कर गया ना, नहीं समझ रहे बात। इससे ब्लू बॉल निकालने पे उसका ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रहा है, कर रहे कि नहीं कर रहे। तो दूसरा वाला जो इवेंट है वो कैसा है, डिपेंडेंट इवेंट, वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि इसमें ब्लू बॉल अगर निकल रहा है तो उस पर डिपेंड कर रहा है वहां ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। नहीं तो अगर मान लो ब्लू बॉल निकाल के फिर से रख दिए तो कोई मतलब नहीं है, समझ लेंगे बात। तो फिर वही चलता रहेगा, 2/5 2, फिर निकालो रखो, निकालो रखो, निकाल लिए वो ब्लू बॉल अगर, तो अगला वाले में से भी ब्लू बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकले, 1/4। समझ लेंगे बात तो, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा लिख ले, मान लेते हैं ये ऊपर वाला हटा दे, ठीक है ना, आप लिख लेना। इस फोटो के नीचे अगर हम एक चीज मान लें कि लेट ए जो है ना, ए अपना इवेंट है, ठीक है। कौन सा इवेंट है, सेलेक्टिंग ब्लू बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, मतलब एक ही बक्सा से पहली बार खींच रहा है, समझ रहे हो। तो ब्लू बॉल सेलेक्ट हो, उस इवेंट का नाम क्या दे रहे हैं, ए। तो ए इवेंट नाम दे रहे हैं सेलेक्टिंग ब्लू बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक। और बी नाम दे देते हैं दूसरे ड्रॉ में सेलेक्टिंग ब्लू बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, नाम दे दिया। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ड्रॉ में ब्लू बॉल निकले, क्वेश्चन समझ रहे हैं। एक बक्सा में इतना बॉल है, रिप्लेसमेंट नहीं है, ये दिया हुआ, ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब समझते हो, वापस ही निकलना, निकल गया तो जो निकल गया। तो एक बक्सा में इतने बॉल हैं जिसमें 2 ब्लू और 3 रेड बॉल हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ड्रॉ जब हम करेंगे तो दोनों ड्रॉ में ब्लू ही निकले। कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में वाला रूल क्या बताते हैं, अगर ढेर सारा इवेंट है तुम्हारे पास, बहुत सारे इवेंट है, जैसे मान लो हमको ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, ए से बी जाने के 2 रास्ते, बी से सी जाने के 3 रास्ते, बताइए ए से सी जाने के कितने रास्ते। तो इंटू करते हैं यहाँ, ठीक है, इंटू करते हैं। ये दोनों एक छोटा छोटा टास्क है, दोनों अगर करेंगे तभी अपना फाइनल काम पूरा हो, समझ। तो उसमें अगर बहुत सारा वर्क है और सबको करने से अपना फाइनल काम पूरा होता है, तो हम सबको अलग अलग वाले इवेंट को इंटू कर देते हैं। यहाँ पे भी हमको 2 काम दे रहा है एक साथ करने के लिए, पहले बार में ब्लू निकले, दूसरी बार में ब्लू निकले, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। तो पहली बार में ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5, क्योंकि 2 ब्लू और 3 रेड है, तो टोटल 5 और ब्लू। जब एक ब्लू इससे निकल गया तो बच गया एक ही ब्लू, तो इसमें से ब्लू निकलने का प्रोबेबिलिटी 1/4, और दोनों एक साथ होने का क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों को इंटू करेंगे, समझ रहे बात। दोनों ड्रॉ में ब्लू ही निकले, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/5 इंटू 1/4। तो उसको कैसे लिखोगे, ठीक है, उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखेंगे, मतलब ए भी हो और बी भी हो, तभी ना दोनों ब्लू बॉल दोनों ड्रॉ में निकले, समझ रहे बात को। ये ए इवेंट क्या है, पहले ड्रॉ में ब्लू बॉल, बी बिल्कुल इंग्लिश को भूल जाओ अभी आधा घंटा, ठीक। कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि कल है, ज्यादा करोगे तो बंद कर देते कल, कोई टेंशन नहीं है उसमें, हमको कुछ नहीं, हमको आराम होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो डर वर, परीक्षा है, परीक्षा कितने लोग का है कल एग्जाम, तो अगर ए इवेंट भी और बी इवेंट भी हो, 2 इवेंट अगर साथ में हो तो उसको क्या लिखते हैं हम, इंटरसेक्शन। मतलब हम ऐसा लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे,
समझ रहे बात को? ठीक है, मतलब इसका ये हो गया कि ए भी हो और बी भी हो, मतलब पहले ड्रॉ में से भी ब्लू निकले और दूसरे ड्रॉ में से भी ब्लू, ऐसे निकलेंगे इसको। मतलब अगर 3 इवेंट को साथ ही करना है, इंटरसेक्शन लगाते हैं, एक साथ होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो हमसे क्वेश्चन यही कर रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ड्रॉ में ब्लू निकले, मतलब ए इवेंट भी हो और बी इवेंट भी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो क्या हो रहा है? आंसर तो दिख ही रहा है हमको, आंसर तो ये होगा 2/5 × 1/4। लेकिन इस 2/5 को क्या लिखेंगे? फॉर्मूला बना रहे हैं हम, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं बना रहे। ठीक है, 2/5 मतलब क्या? पहले ड्रॉ में ब्लू निकले, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। नहीं समझ रहे बात? 2/5 क्या है, उसको नाम क्या देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले ड्रॉ में ब्लू निकले, उसका क्या? तो ए पी ऑफ ए। 1/4 क्या है? 1/4 है, पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है ना, तब ना 1/4। नहीं समझ रहे? अगर तुम मान लो पहला बार से नहीं निकला ब्लू, तब उसमें तो आंसर ही दूसरा हो जाएगा। समझ रहे? दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4, वो क्या है उसी को यहाँ समझना है। मतलब पहले से ब्लू निकल गया है कंफर्म, तब वो 1/4 आया है, नहीं तो नहीं आएगा 1/4। नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं, एकदम कंफर्म है कि पहली बार में ब्लू निकल गया तब वो 1/4 आया है, दूसरी बार में ब्लू निकलने। उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब जो बाद में है और जो पहले है, नीचे। मतलब इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका क्या मतलब होता है? P ऑफ B बाय A जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन नीचे वाला A हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ रहे बात? मतलब अगर वो पहला वाला घटना हो चुका है, मतलब पहले ब्लू निकल चुका है, मतलब A हो चुका है, तो B का क्या प्रोबेबिलिटी है? नोटेशन है। समझ रहे बात? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं, नीचे वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि अपना फॉर्मूला बना P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या निकला? PA इंटू P ऑफ B बाई A। तो यहाँ से P ऑफ B बाई A निकल गया, P ऑफ B बाई A इक्वल टू, ये नीचे चल जाएगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A। तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल क्या? मतलब ऊपर वाले की होने की प्रोबेबिलिटी जब नीचे वाला हो चुका हो। जैसे मान लो तुम इसको फॉर्मूला लिखोगे इसी को, मतलब इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें, अगर कहीं x बाय y लिखा था, इसको क्या लिखोगे? दोनों का इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y, जो नीचे है ना वही नीचे। ये एक फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब हुआ x के होने की प्रोबेबिलिटी जब y हो चुका है, मतलब y पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाता है। समझ रहे क्या? तो ये खाली ये फॉर्मूला आपको समझाना था इस एग्जांपल से, डायरेक्ट नहीं लिख के एक एग्जांपल लेकर। तो इसको तुम ध्यान रखना कि जो बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव में भी लिखेगा, ये लिख देगा, बोलेगा इतना बराबर क्या, 4 क्वेश्चन को लिखा रहेगा, तो जो नीचे वाला है वो नीचे। समझ रहे क्या? और दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर। बस पहले नोट कीजिए सर, नोट कीजिए। निकल जाएगा।
लिख ली इसको, बन जाएगा, क्वेश्चन थोड़ी है। अच्छा, एग्जाम के समय में विद्यार्थी को ऑटोमेटिक टेंशन आता है, कैसा भी एग्जाम, ठीक है। तो तुम कितनों बोलोगे ना कि नहीं आता है, वो नहीं मानते, नहीं आता है वो ठीक है, मुंह से बोल लो तुम, माइंड बोलता है, ठीक है, आएगा। जैसे भूख कम लगना अचानक हो जाता है किसी किसी के साथ, एग्जाम है तो, या रात में थोड़ा सोने गए तो नींद नहीं आ रहा, 1-2 घंटा सोच रहे हैं कि हम जीवन में कितना पाप किए, लिख नहीं पा रहे, पढ़े नहीं, अरे जनवरी से, पिछला जनवरी से पढ़ते तो कितना आनंद आता, अभी अचानक याद आ रहा है। मेनली देखो, ये जो क्लास वाला एग्जाम है 12th, और एक होता है कंपटीशन, दोनों में फर्क होता है। जैसे कंपटीशन में बच्चा फेल किया तो कोई बात नहीं, उसको मन में ये लगता है कि अच्छा क्या हो जाएगा नहीं किया तो, सब करता है तैयारी, मेरा भी हुआ। लेकिन अगर वो 10th में फेल कर जाता है, 12th में फेल कर जाता है, तो उसको अगल बगल वाले का भय सताता है, नहीं समझे कि वो क्या बोलेगा, पूरा वो तो मोहल्ला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, सब बोल देगा कि ये इसका बच्चा तो 12th में क्रॉस कर गया, समझ रहे। लेकिन वही IIT है या और NDA है, ये सब में नहीं निकलेगा तो उसको कोई डर नहीं, वो फ्री रहता है, जबकि तुमको वहीं डरना है, यहीं फ्री रहना, दूसरे के चक्कर में अपना खाना पीना भूल जाता है। तो क्या होता है, कौन क्या पूछता है, जब हम सब्जेक्ट पढ़े हैं तो रिवाइज कर लेंगे बस, तो एग्जाम से पहले सब। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जब नीचे वाला हो चुका है तो ऊपर वाले के होने की प्रोबेबिलिटी, इसको लिख लीजिए। तो लेट, देखो, लेट A and B are any two events let A and B are any two events in a random experiment, in a random experiment, in a random experiment, then probability of occurrence of A when B has already occurred, when B has already occurred is called conditional probability, is called conditional probability, is called conditional probability of A when B has done। मतलब जब B हो चुका हो तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। and is denoted by P of A by B, जो नीचे है वो हो चुका है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B को क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखना है तो P of A by B is equal to A intersection B divided by B, ठीक। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। किसी को दिक्कत है तो बोल, क्वेश्चन आता है, दिक्कत है। अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाए, जैसे हेड वाला में किए, टेल वाला में किए, नहीं किए, तो पहले टॉस में टेल आ रहा है तो दूसरे टॉस में टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हाफ ही रह जाएगा,
क्योंकि एक दो टॉस एक दूसरे पे कहीं कुछ मतलब नहीं रखता है, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, जो P ऑफ A बाई B है वो इस B पे डिपेंड ही नहीं करेगा। जो B पहले हो चुका है वो हो चाहे नहीं हो, सिक्का ऊपर रह जाए, दूसरे बार में टेल होने का प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगा। समझेंगे बात को क्या बोल रहा हूँ। तो P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, P ऑफ A, मतलब इस पे कोई मतलब नहीं रहेगा नीचे वाले। समझ रहे ना बात को क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ रहे क्या? अभी आया है तुम्हें से पूछ रहे। हाँ हम तब क्या कब कर रहे, छूट गया। इधर देखो ना ध्यान से, जो छूट गया उसको बाद में लिख लेना। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है मतलब ए और बी, तो नीचे वाले पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो नीचे वाले हटा दो जब डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको जाके अगर वन में रख दे, ठीक है, तो फ्रॉम वन, जो वन इसको मान लिया है, यहाँ पे क्या लिखने हम जाके P ऑफ ए। तो P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ ए इंडिपेंडेंट के केस में बात कर रहे हैं, ठीक। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या निकल जाएगा एक रिजल्ट नया, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ ए। तो जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है, PA इंटू PB। डायरेक्ट दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट के केस में दोनों को डायरेक्ट इंटू कर दिया। इसलिए हम एक चीज और बोल सकते हैं, अगर दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी इंटू हो रही है तो दोनों के नहीं होने, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये पूछता है बोर्ड में भी, ठीक है। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अगर A और B इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो अगर तुमको A इंटरसेक्शन B पूछ ले तो PA इंटू PB, और अगर A डैश इंटरसेक्शन B डैश पूछ ले तो P डैश P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। ये महा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन करते हैं अभी, इसको लिखो पहले। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। समझेंगे बात को। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन अगर बिना डैश का है तो सीधा इंटू, डैश भी है तो डैश के साथ इंटू। जैसे दो को क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे दिए दो तीन स्टूडेंट, अलग अलग ही सॉल्व करेगा, मतलब अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, देख देख के नहीं बनाना है। तो इंडिपेंडेंट ही सॉल्व करेगा ना, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट माथा रखता है, कनेक्टेड नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन, ये तो बोर्ड में भी 15-20 बार आया होगा और जेई में भी आया है, ठीक है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी आता है, इसलिए ये मत समझना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ऐसा मान लो कि जहां तहां तो मिलते रहता है। ए प्रॉब्लम ऑन मैथमेटिक्स, ए प्रॉब्लम ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है, इज गिवन टू, बात मत करो, इधर देखो, बगल वाले से बात करते रहते हो, ठीक है, इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। थोड़ी देर बाद देंगे मौका तो उसमें खूब हंसना बोलना। इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chance to solving it
whose chance to solving it, मतलब 3 विद्यार्थी को दिया गया क्वेश्चन और चांस क्या है तीनों का सॉल्व करने का। सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4 रेस्पेक्टिवली, मतलब तीनों का ये है। चलो हटाओ, ठीक है। फाइंड द चांस दैट, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, फाइंड द चांस दैट प्रॉब्लम विल सॉल्व, द प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसका क्या चांस है। मुझे क्वेश्चन, क्या चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। सब जगह आया क्वेश्चन, सब जगह। इसको तुम छाप लो, ऐसे करके यहाँ लिख लो, आएगा जहां आना हो। 3 के बदले 2 विद्यार्थी आ जाएगा, भी हो सकता है। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन जो दिए थे अभी आते वक्त नहीं दिए थे, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 5वें टॉस में खेलेंगे, दिए थे ना। उसमें लिखा होता फेयर कॉइन, देखो ना लिखा है कॉइन भी फेयर। फेयर मतलब एक हेड और एक टेल हो। हाँ, ये बोल रहे खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं, गिरना चाहिए। तुम लोग का कुछ है क्या ओपिनियन सर? दोनों तरफ हेड सर? नहीं रहा सर कोई में कोई डिफरेंस ना हो, वो अपने गिरने पे स्वतंत्र। ऐसा क्यों होता है कि जब हम इधर से पूछते हैं तो ये सब जवाब देता है, इसका क्या लॉजिक है? कुछ ऐसा होता होगा, कुछ है क्या तुमको है? जवाब ही नहीं देने देते हो तुम लोग। हम तो चेक कर रहे होते हैं ना, हमको मालूम है कि सही दे रहे हो, लेकिन हम सुनना चाहते हैं उधर से जिधर से नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। इसलिए जैसे मान लो तुम कॉलेज जाओगे, 5 लोगों का मान लो इंटरव्यू हो रहा है, वाइवा हो रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन पूछे धड़ाक धड़ाक से नहीं बोलना है, कहीं नहीं समझ लो। हो सकता है कि 5 को नहीं आ रहा हो तो अस्थिर रहना है। अगर देख लिए कि किसी को आ ही नहीं रहा तो पूछेंगे सर हम नहीं क्या जवाब, तो ओके दीजिए। या अगर पूछ ले तुम बताओ तो बोलना, ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना। आ रहा है तो मतलब हाँ ठीक है ना, हमको तो आएगा, हाँ नहीं तो सॉरी तो आइए ना। नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं ये थोड़ी बोल दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही बात, एक स्टेप आगे जा रहा है। पास वो भी नेक्स्ट कर देगा, उसके पास अधिकार है नेक्स्ट करने की। जहाँ आना चाहिए तुमको 80%, वहाँ फिर 40 में दे देगा वो। बोलो रे कौन बना रहा है? ये तो मालूम है कि इंडिपेंडेंट है, 1/24 है कि नहीं बात? आदमी तीनों तो इंडिपेंडेंट है। ये सब नहीं कहना है कि मतलब हम एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, तो वो सोचता है तो हम पे असर पड़ता है, ये सब फर्जी काम नहीं। मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, कोई किसी से ये नहीं है कि दूसरा वाला क्या सोच रहा है उस पर हम भी नहीं चलते। तो 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो या तो सॉल्व होगा या फिर नहीं सॉल्व होगा, समझ रहे बात? तो तुम बताओ कि मतलब कि क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, ये पूछ रहा है। अगर मान लो पूछ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो इसका क्या मतलब हुआ? किसी एक से भी सॉल्व हुआ, या तो किसी एक से सॉल्व हो जाएगा, या किसी 2 से सॉल्व हो जाए, या तीनों से सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम विल सॉल्व का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट किसी से भी अगर सॉल्व हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, यही हुआ ना। तो एटलीस्ट किसी से भी हो जाना मतलब कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे? कल तो यही सब बता रहे। एटलीस्ट मतलब क्या था तुम बताओ, खाली बैठे रहते हो। अगर तुम्हारे पास 2 इवेंट हैं
अगर कोई पूछे कि एटलीस्ट किसी एक में हो जाए तो क्या लिखते हैं? तो इतना डर क्या है बोल रही? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का यही मतलब होता है ना, जो कम से कम किसी एक से एक में हो या दोनों में है, वो उसको हम ये इंटरसेक्शन भी किसको लिखते हैं? जो दोनों में हो। अगर ये बोल दे कि तीनों से सॉल्व हो, तब इंटरसेक्शन लगेगा। जैसे ही ये बोला है कि प्रॉब्लम विल सॉल्व, मतलब किसी एटलीस्ट किसी एक से भी सॉल्व हो जाए, तो किसी एक से भी सॉल्व होना उसको हम ऐसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व होने का क्या प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी एक से सॉल्व होने का इसमें चांस शामिल है। ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन शामिल है? सब, किसी एक से या किसी दो से या तीनों से, सब मिला करके ये बना पूरा। समझ रहे बात को? ठीक है। तो प्रॉब्लम या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा। ये सब नहीं है क्वेश्चन गलत छप गया, एकदम कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है। मतलब ये प्रॉब्लम जो है ना मैथ्स का, वो प्रॉब्लम एकदम फिक्स है, मतलब सही प्रॉब्लम दिया गया, उसमें कोई ये नहीं है कि गड़बड़ वाला। समझ रहे बात? तो या तो सॉल्व होगा या नहीं सॉल्व होगा। तो नहीं सॉल्व होने का क्या मतलब होगा? दो चीज बताए थे। एक तो ये बताए थे ए यूनियन बी का डैश, इसका मतलब होता है कि ना ए बी कुछ नहीं हो, बाहर वाला, सिंपल स्पेस में बाहर वाला। इसी को क्या लिखते थे? ए भी नहीं और बी भी, दोनों बताए थे कि दोनों बड़ा दो। तो नहीं सॉल्व होने को लिखते हैं हम ए डैश, ए से भी नहीं सॉल्व हो और बी से भी नहीं सॉल्व हो, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, और सी से भी नहीं सॉल्व। या तो किसी एक से सॉल्व हो या किसी से भी नहीं सॉल्व हो, मिला करके क्या होगा? 1। नहीं समझ बात? अगर 3 बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एक ही प्रॉब्लम को, तो या तो वो किसी एक से सॉल्व हो जाएगा, इससे सॉल्व हुआ या इससे या इससे या किसी दो से या तीनों से। समझ रहे बात? या किसी से नहीं, इतना ही चांस बनेगा ना, और कोई चांस नहीं बनेगा। अगर हम 3 बच्चे को प्रॉब्लम दिए तो क्या क्या हो सकता है? या तो किसी से नहीं बनेगा, या किसी एक से बनेगा, या किसी दो से बनेगा, या किसी तीनों से बनेगा। मतलब 4 टाइप का चीज बन रहा है, सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 पूरा। तो इसमें वो तीनों चीज आ गया, एक से, दो से, तीनों से, उसमें कोई नहीं, सब मिलाकर 1। तो तुमसे पूछ रहा है ये वाला, तो P of A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू कितना? व्हाट माइनस P A डैश B डैश C डैश। अब क्योंकि आदमी इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसमें क्या करें? इनटू करते हैं अलग अलग, P of A डैश, P of B डैश, P of C डैश। अभी समझाया थी नहीं? अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, P of A इंटरसेक्शन भी यहाँ लिखे थे, P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इनटू PB, या डैश भी लगाओ तो इनटू, ठीक है, नहीं वाला भी। अब P of A क्या होता है? क्योंकि PA दिया हुआ है हाफ, तो A डैश क्या होगा? हाफ उसका, उसमें 1 में से P of A डैश मतलब 1 माइनस PA, ये अलग कर लो। P of B डैश मतलब 1 माइनस PB, ये अलग कर लो। P of C डैश मतलब 1 माइनस PC, ये होगा, क्योंकि PA PB PC मालूम है हमको, तो डैश निकाल ले 1 से माइनस कर करके। 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, ये हो गया 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ इनटू इसको 2/3, उसको, तो तुम इसको काट कूट करो, 1 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 1 माइनस 1/4 कितना हो रहा है? तो ये आंसर है, ठीक है। 75% चांस है कि प्रॉब्लम विल सॉल्व। इसको तुम याद टाइप से कर लो, कुछ नहीं, सीधा याद आना ही है, 2 में भी आ सकता है। जब तक चले
समझ गया बात को कि नहीं समझे? समझ आए। चलो बेस थ्योरम भी हमको बताना था, लेकिन कौन थे आप सर? बेस थ्योरम ले लेज नहीं बेस लेकिन नहीं बताएंगे, आधा घंटा लगता है बोलने में सभी, तो इसलिए देखेंगे अगले। हम तो जैसे पहले थ्योरम बता, बेस थ्योरम बताते हो उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है? तो बोले भी थे जिसका आज छुट्टा गया काम से, तो ये भी जिसका छुट्टा हो गया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पता नहीं क्या चलेगा उसको, क्या लिखा है ये, बड़ा दिक्कत में देखना है तुमको आजकल। एग्जाम प्रेशर, लड़ाई प्रेशर, लिखो क्या हुआ बताओ, लड़ लेते हो घर में। 2 coins are question, 2 coins are tossed, 2 coins are tossed once, मतलब एक ही बार में दो को फेंक दिया, ठीक है? अब यहाँ पे इवेंट का नाम दिया गया हियर, E इज इक्वल टू, ई इवेंट है, इवेंट का नाम है ई, और ये कौन सा इवेंट है? टेल अपीयर्स ऑन ओनली 1 coin, टेल अपीयर्स ऑन ओनली 1 coin। दोनों में से अगर किसी एक पे ही खाली टेल आए तो उसको हम ई इवेंट के अंतर्गत रखेंगे, नाम देंगे। एफ है तुमको, एफ बराबर 1 coin shows head, 1 coin shows फाइन। हमरा तो बातें छोड़ दो, E by F नहीं, हमरा P of E by F निकालना है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम सबसे पहले तो सिंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है? 8 बजे क्या सिंपल स्पेस क्या लिखेंगे यहाँ पे? चलो लिखते हैं। 2 सिक्का फेंक रहे हैं तो दोनों हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है, TH आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, यही आएगा। और कुछ लिख दोगे जबरदस्ती, नहीं लिखेंगे ना। अब इसी में से इवेंट होता है, जो सिंपल स्पेस होता है वो कुल पॉसिबल आउटकम्स, और उसमें जो अपना इवेंट होता है उसी को इवेंट बोलेंगे हम। तो 2 इवेंट नाम दिया गया, ध्यान से एक बार देख लेते हैं। ई क्या है? एक सिक्का पे अगर टेल आए तो उसको हम ई बोलेंगे। तो इसमें से किस पे एक बार टेल, ये दोनों पे, तो दोनों ई के अंतर में आ गया, ठीक? ये हो गया। और एफ भी तो यही है, क्योंकि एफ बोला है कि एक पे हेड आए, तो वही दोनों रह जाएगा कि अलग हो जाएगा? TH और HT, ये हो गया। समझ गए बात को? अलग अलग आएगा क्या? ठीक, दोनों एक। 1 coin shows head या 1, तो 1 coin shows tail, यही होगा, ठीक है? तो S में कितने नंबर है? NS क्या दिख रहा है तुमको? 4 दिख रहा है ना, ठीक है? NE क्या दिख रहा है यहाँ? 2, और NF कितना दिख रहा है? 2। हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला? इधर दिखता है क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? P of E by F, E by F, ठीक? तो इसका क्या फॉर्मूला निकालेगा? दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का प्रोडक्ट। तो इंटरसेक्शन भी यहाँ निकाल लो। जब E निकाल ली, F निकाल लिए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है तुमको? दोनों सेम, दोनों मिल रहा है, HT TH दोनों आ रहा है, ठीक? तो इंटरसेक्शन में कितने हैं?
ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं? 2। अभी पहली बार में लिख रहे हैं पूरा, ये सब डायरेक्ट बनेगा। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F को कैसे निकालोगे? तो N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय NS निकाल लिए। फिर N ऑफ P ऑफ F कैसे निकालेंगे? N ऑफ F डिवाइडेड बाय N ऑफ S निकालेंगे ना। तो अब बताओ इसमें कितने नंबर हैं? N ऑफ E इंटरसेक्शन F में गिनती गिन दो 2 और N ऑफ S निकालो 4। ऐसे तो N ऑफ S तो काट ही दो ना, क्या दिक्कत है? सीधा डायरेक्ट नंबर। इसमें कितना नंबर? 2, F में 2, आंसर 1 आ गया। समझे? तो P ऑफ E बाय F जो आया वो आ गया 1। ये होगा सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मतलब हमको करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में? सिंपल स्पेस लिखना है, जो दो को इवेंट का नाम दिया वो दोनों लिखना है, उसका इंटरसेक्शन लिखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में जितना गिनती है 2 है और जो नीचे है F तो उसमें गिनती, डायरेक्ट आंसर देंगे। इंटरसेक्शन में 2, F में भी 2, तो आंसर 1 ही आना। लेकिन लिखेंगे शुरुआत में से एग्जाम में सब्जेक्ट में। नहीं समझ होगा सर सिखाना।